हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष द लर्निंग ऐप। बच्चों, मैं हूं आपका डीएसएस सर और हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक और पार्ट जिसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी कुछ ये हमारी जनरल लाइफ से भी थोड़ा बहुत रिलेट करता है। हालांकि जनरल लाइफ में हम लोग करंट के बारे में केवल इतना जानते हैं कि हमारे जो अप्लायंसेज हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, वो सब थ्रू करंट चलते हैं, लेकिन वो चलते हैं एसी के थ्रू, यानी अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू। यहां पर हम पढ़ेंगे डीसी के बारे में। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट के बारे में, वो मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब थोड़ा थोड़ा सबको पता होता है करंट के बारे में कि करंट होती क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले एक बार हेडिंग डाल लेते हैं चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरली बेसिक लाइफ में भी हमने देखा है कि लाइट जो होती है, जो भी हमारे घरों में आती है, वो ऐसी आती है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, उसकी जो सप्लाई होती है उसको हमको चार्ज देना पड़ता है, कितनी पावर हमने कंज्यूम की है, क्या क्या चीजें की है। जैसे ये फैन है, अगर ये फैन को चलाना है, सपोज हमको पता है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, लेकिन जैसे कोई भी अप्लायंसेस चलाना है तो उस अप्लायंसेस को हमको किसी वायर के थ्रू जोड़ना पड़ता है और उस वायर के अंदर हम ये मानते हैं कि करंट फ्लो हो रही है ना। अब करंट तो फ्लो हो रही है, टेक्निकली अगर हम बोलें इसको, तो टेक्निकली करंट फ्लो नहीं हो रही है, हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम लोग बोलते क्या है? आई इक्वल टू होता क्या है? सब लोगों को पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है? हाँ, देखिए, आई इक्वल टू होता है dq by dt। what is dq by dt? dq by dt means rate of flow of charge, यानी जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम डिफाइन करते हैं किसके साथ? करंट के साथ। किसके साथ? करंट के साथ। क्या बोला मैंने यहां पर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं हम उसको? करंट। यानी कि आई जो होती है करंट, उसको हमने डिफाइन किया गया dq by dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही बोला मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हमने करंट का नाम दिया है। अगर हम इस बात को ऐसे समझे, जैसे जनरली अगर आप देखो कि क्यों मैंने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोला है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो रेट शब्द है ना, रेट, ये जो लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेट का मतलब समझे, यानी किस रेट से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है चीजें। सपोज जैसे मान लेता हूं मैं कि मैंने 2 कूलम चार्ज है ना, किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी वायर के अंदर हमने 2 कूलम चार्ज को ट्रांसफर किया और किस रेट से फ्लो हो रहा है? मान लो कि 10 ईयर तक किया। कितने ईयर तक? 10 ईयर तक, ऐसे। या फिर 10 आवर मान लेते हैं, 10 ईयर ज्यादा हो जाएगा, चलो 10 आवर्स तक, 10 आवर्स तक। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? 60 into 60 दिस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इसमें आई की वैल्यू कुछ बहुत कम आने वाली है? क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, तो आई की वैल्यू बहुत कम आएगी। अगर मैं यही चार्ज को, 2 कूलम चार्ज को 0.01 सेकंड के लिए अगर मैं फ्लो कराता हूं तो कितनी करंट की वैल्यू आ जाएगी? 200 एम्पियर। ब्लास्ट हो जाएगा। जिस भी वायर में से 200 एम्पियर करंट जाएगी वो वायर ब्लास्ट हो जाएगा। ध्यान दिया आपने? यहाँ पे चार्ज उतना ही है, फ्लो तो चार्ज उतना ही हो रहा है, केवल जो रेट है फ्लो होने की वो देखो, ये 10 आवर में हो रहा है और ये 0.01 सेकंड में हो रहा है। तो 0.01 सेकंड में अगर करंट फ्लो हो रही है तो इतनी करंट मिल रही है हमको, और अगर 10 आवर में हो रही है तो बहुत कम वैल्यू मिल रही है। तो यहां पर रेट इंपॉर्टेंट है। समझाने का बाद पहली चीज जो आपको समझानी थी वो ये थी हमारी कि भाई जो रेट है चार्ज फ्लो की वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। पहली चीज, ये बात हमको समझ में आ गई अच्छे से कि क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देखे यहाँ पे समझा दिया। तो बेसिकली आई इक्वल टू क्या हो जाता है? dq by dt। हम ये भी बोल सकते हैं कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ
इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। करंट जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज की। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है कि नहीं है? यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ठीक, ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। तो जिस तरह से हमने आई बोला dq बाई dt, यानी कि dq बाई dt ये किस समय का करंट होगा? किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट हो गई एक तरह से dq बाई dt। तो अगर हमको मान लो सपोज बोला जाए कि आपसे पूछा जाए कि आई एवरेज क्या होगा, पूछा जा सकता है ना कि एवरेज करंट फ्लो बताओ, तो एवरेज करंट फ्लो के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना? सिंपल सी चीज। देखो ध्यान से, यहां पे अच्छे से समझो इस चीज को। चलो, आई एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, बेसिक चीज 8 9 10 में भी पढ़ते हुए हैं हम लोग, मैंने कुछ खास नहीं लिखा इसमें। लेकिन इसी बात को अगर मैं आगे समझाऊं, अगर मैं बोलूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दूं अगर इसी वाली इक्वेशन में, तो क्या ये आई हमारी dq बाई dt बन जाएगी, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट बन जाएगी। इसी तरह से हम आई dq बाई dt को लिखते हैं, है ना? समझ में आई बात? तो आई dq बाई dt का मतलब हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और एवरेज के लिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यहां तक सब कुछ समझ में आया? बहुत अच्छे से। चलिए अब इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं हम कि भाई इसका यूनिट क्या होती है और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, अगर यहीं से हम बात करें तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी? देखो यहां से गुलाम पर सेकंड, और एक और यूनिट होती है इसकी जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं जिसको हम? एम्पियर। करंट की एक और यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। ध्यान से देखो, इसको नोट कर लो, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए बेसिक बेसिक बातें करेंगे छोटी छोटी सी अभी स्टार्टिंग में। हम लोग पहले देखो, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। बेसिक बेसिक चीजों का मतलब सबसे पहले ये जानेंगे कि करंट होता क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर है तो क्या क्या चीजें होंगी, वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी, बहुत सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, है ना? इफेक्ट देखेंगे कि किस किस चीज पर इफेक्ट करती है, किन किन चीजों से अफेक्ट होती है, और इसका क्या क्या इफेक्ट है, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे अच्छे से। तो बेसिकली हमको समझ में आ गई ये चीज। अब देखो क्या है ना, जैसे आपको एक फॉर्मूला मिल गया, क्या? आई डी क्यू बाई डी टी। अब जैसे सपोज मान लो आपको एक एग्जांपल दूं मैं, सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैंने आपको एक क्यू चार्ज दे दिया और आपसे पूछा आई एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन से, बहुत नॉमिनल से क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। क्या ऐसे क्वेश्चंस बताना जरूरी है आपको? मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस आपको कराने पड़ेंगे। अगर आपको क्यू दिया है और आई पूछा है 3 सेकंड पे, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आई इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर देखो ध्यान से, 4t प्लस 1, ठीक, एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। t इक्वल्स टू 3 सेकंड पुट करो यहाँ तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, यानी इक्वल्स टू हो गया 13 एम्पियर। खत्म। अब इस तरह के क्वेश्चंस क्या कराने जरूरी है आपको? ऐसे कैसे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो ये तो बेसिकली हमने वहां पर भी पढ़ा था जहां आप मैकेनिक्स पढ़ के आए होंगे, तो आपने देखा होगा मैकेनिक्स के अंदर, जब आप मैकेनिक्स पढ़ के आए होंगे तो मैकेनिक्स में हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। सिमिलरली वैसे ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है तो क्यू दिया जाएगा, आई पूछ लेंगे। या फिर सपोज आपको आई दे दिया, क्या दे दिया? आई, और आई देने के बाद आपसे क्या पूछ लिया? मान लो आपको आई देके क्यू पूछ लिया, तो जैसे मान लो सेम क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करूं, आई इक्वल्स टू आपको बोल दिया कि 3t स्क्वायर प्लस टी, है ना? क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, चार्ज फ्लोन इन 2 सेकेंड। बताइए 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? क्या हम निकाल सकते हैं?
बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई दिया है तो क्या होगा, आई इक्वल टू होता क्या है, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई डी टी। इंटीग्रेट कर दो इसको, जीरो से क्यू, टाइम कितना दिया, जीरो से टू। ध्यान से देखो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3t² प्लस टी डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से टू। ध्यान से देखो, इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, तो ये हो गया आपका टी की पावर थ्री प्लस टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से टू। ध्यान देखो, जीरो रखोगे तब तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, टू रख के देखो तो ये हो जाएगा टू, मतलब 8 प्लस टू स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल यानी कि टू, 10 एम्पियर, सॉरी 10 कूलम। चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, 10 कूलम। देखो ध्यान से, तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता आपको कराने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे कई बार हम कर भी चुके हैं क्वेश्चंस। नोट कर लो इसको, अगर नोट करना भी है तो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जनरली बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। अब इसके बारे में हम और बात करते हैं कि करंट होता क्या है ना, ये तो जान लिया हमने, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सिंपल सी चीज आपसे पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आंसर दोगे स्केलर। जनरली हमको बताया भी जाता है कि स्केलर होती है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। लेकिन एक्चुअलिटी में देखा जाए, रियलिटी में अगर देखा जाए, तो रियलिटी में करंट जो होती है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब आप सोचोगे टेंसर क्या होता है, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर, और एक होती है टेंसर। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ को फॉलो करती हो, ठीक है, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो हो गई जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन वायरेक्शन ना हो, ना वेक्टर लॉ को फॉलो करता हो, तो वो कहलाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। अब एक और तीसरी क्वांटिटी ऐसी आती है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। तो देखो, स्केलर से आगे बढ़ गया लेकिन पूरा वेक्टर भी नहीं बन पाया, ना तो स्केलर है ना ही पूरा वेक्टर है, तो वो उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी। अगर आप ध्यान से देखो इसको, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझ जाओगे अभी। मान लो ये 90 डिग्री है, ये है 3 एम्पियर, ठीक है, ये है 4 एम्पियर। ध्यान से देखो इधर कितना आएगा, क्या आप ये आंसर दे सकते हो, ये 90 डिग्री है, कितना, 7 एम्पियर। वेरी गुड। अब आप लोगों ने इसका आंसर दिया 7 एम्पियर। ध्यान से सुनना, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो 3 4 90 डिग्री पे थे, एक्चुअल में आंसर क्या लिखते हैं आप, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट यानी कि 5, लेकिन आपने आंसर दिया 7, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो यहाँ 5 आना चाहिए था, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। अब सपोज जैसे मान लो कि मैं इसकी डायरेक्शन ना दूं, जैसे मान लो कि ये डायरेक्शन नहीं दी मैंने, ठीक, अगर मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं दी तो क्या आप बता सकते हो कि यहां पर 7 एम्पियर आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये करंट इस तरफ आ रही होगी, अगर ये करंट इस तरफ आ रही होगी तो 1 एम्पियर हो जाएगा, अगर करंट उस तरफ जा रही होगी तो 7 एम्पियर हो जाएगा। तो डायरेक्शन मैटर कर रही है, हाँ डायरेक्शन मैटर कर रही है, बिल्कुल कर रही है लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, वेक्टर लॉ को ये फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये जो क्वांटिटी होती है कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। नोट कर लो इसको, और यहां लिख भी लेना, करंट doesn't follow वेक्टर लॉ। करंट जो है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। नोट कर लो इसको, ठीक।
तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हमने करंट के बारे में जान ली कि कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर लॉ फॉलो करती है नहीं करती है, क्या क्या होती है। अब एक और चीज डिफाइन की जाती है। देखो बेसिकली वैसे तो हमको पता है कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन होती है नहीं होती है। करंट या हम यूं बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं वही करंट की डायरेक्शन होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो करंट फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये हम बोल सकते हैं दोनों चीजें। तो करंट की डायरेक्शन तो होती है, हमको अच्छे से बेसिकली पता चीज, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, टेंसर क्वांटिटी है। तो एक ऐसी टर्म को लाया गया जो करंट से रिलेटेड थी और वेक्टर क्वांटिटी थी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए या फिर वेक्टर से इसको लिंक करने के लिए एक और क्वांटिटी को बनाया गया जिसको हमने बोला है करंट डेंसिटी। क्या बोला उसको हमने? करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होती है ये समझो। हालांकि करंट डेंसिटी के बारे में आप सबसे ज्यादा जब जानोगे जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा, वहीं पर ज्यादा यूज होगा इसका करंट डेंसिटी का, क्योंकि वहां क्वेश्चंस आते हैं, वो हम जब आगे पढ़ेंगे, जब बाद में बात करेंगे करंट डेंसिटी। बेसिकली करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है वो समझो यहां पर। जैसे सपोज मान लो कि समझना इसको अच्छे से। ठीक, सपोज मान लिया कि ये कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर। कंडक्टर है मान लो, सिंपल सी चीज। मान लो इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे आई करंट फ्लो हो रही है, ऐसे इस तरह से एक आई करंट फ्लो हो रही है ना। ऐसे, ठीक है, ऐसे आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक, ऐसे आई करंट फ्लो हो रही है। मान लो सपोज मान लो सपोज हमने बीच में एक ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है इसका, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ऐसे करंट फ्लो कर रही होगी, है ना। तो जो चार्ज डेंसिटी है, करंट सॉरी चार्ज डेंसिटी नहीं, करंट डेंसिटी है, इसको डिफाइन किया गया किस तरह से, ऐसे समझना है इस बात को। जैसे मान लो कि ये ऐसे आई करंट फ्लो हो रही है ना। तो हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ फ्लो होंगे और नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, ये तो हमको पता है। करंट फ्लो होता है तो चार्ज ही तो फ्लो होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, नेगेटिव चार्ज को इधर इस डायरेक्शन में मानते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो फ्री टू मूव होते हैं किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। इसलिए हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं अभी यहां पर, है ना। कंडक्टर की बात कर रहे हैं सिंपली। तो इस वाले कंडक्टर में जो आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें अगर आपको करंट डेंसिटी डिफाइन की गई, तो करंट डेंसिटी इस तरह से डिफाइन की गई कि बोला गया कि करंट डेंसिटी जो होती है, क्या होती है? करंट डेंसिटी, उसको डिनोट किया गया जे से। किससे? जे से, ऐसे जे से, और उसको बोला गया आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया J इक्वल्स टू आई बाई ए। आई मतलब जो करंट फ्लो हो रही है और ए मतलब जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो हो रही है। तो करंट पर यूनिट एरिया, ये भी हम बोल सकते हैं, इज बेसिकली डिफाइंड एज द करंट डेंसिटी। यानी J को डिफाइन किया गया आई बाई ए से। यानी कि सिंपली बात ये बता दूं मैं यहां पर, इसका एरिया वेक्टर का ऐसे होगा ए,
और इधर ही करंट आई फ्लो कर रही है। तो जो आई आपको दी गई, सॉरी जो जे आपको बताया गया वो क्या बताया गया, आई बाई ए से डिनोट किया गया। किससे डिनोट किया गया, आई बाई ए से। और ए जो है एरिया है, क्या है, एरिया वेक्टर। बात समझ में आ गई। करंट डेंसिटी जो है वो कैसी चीज है, करंट डेंसिटी जो है आई अपॉन एरिया है। जिस भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जो आई करंट फ्लो कर रही है उसको डिफाइन किया गया जे से, जो जे को बोला गया हमको करंट डेंसिटी। अब इस जे की एक डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में हम करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मान लेते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हम करंट डेंसिटी की डायरेक्शन को भी कंसीडर कर लेते हैं। इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं इसको कैसे। इसको नोट कर लो पहले। नोट कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब करंट डेंसिटी को मैंने आपको बोला कि J इक्वल्स टू आई बाई ए, ऐसे डिनोट किया गया है इसको। बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि क्यों ना मैं कुछ इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं और ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक। अगर करंट आई ऐसे फ्लो कर रही है तो इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए अगर आपको J लिखना है तो J क्या लिखोगे, ध्यान देना यहां पर। जो एरिया वेक्टर होगा क्या वो इस तरफ होगा A। अगर ये एंगल थीटा हुआ, अगर ये एंगल थीटा हुआ, अच्छे से समझना, ये एंगल थीटा हुआ तो J की वैल्यू आएगी आपकी I अपॉन ए डैश कोस थीटा। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डैश कोस थीटा या फिर A कोस थीटा। तो यहां से I को डिफाइन किया जाएगा I जे ए कोस थीटा। और ध्यान से देखो तो जे ए कोस थीटा अगर है तो क्या मैं इसको जे डॉट ए लिख सकता हूं, और जे डॉट ए लिखा तो क्या ये आई को डिनोट कर देगा। तो आई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, जे डॉट ए। और जे जो है यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। ये लिख लेना, फॉर्मूला काम आता है बहुत ज्यादा। कैसे मैंने लिखा ये यहाँ पर आपके सामने, इसको देख लो एक बार अच्छे से समझ लो। लिख लिया इसको, जे डॉट ए। सिंपली कोई ज्यादा इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है। जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। एरिया कौन सा चाहिए हमको, वो इंपॉर्टेंट है। एरिया का वो कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में होगा वही हमको चाहिए यहाँ पर। तो ध्यान से देखा आपने, ए कोस थीटा, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, जे कोस थीटा। और जे कोस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट, ए बी कोस थीटा मतलब क्या होता है, ए डॉट बी। देख लो, नोट कर लो इसको, नोट कर लिया इसको। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम इसमें लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज क्या किया हमने यहाँ पर, क्या माना क्या है यहाँ पर वो देख लो। पहले हमने जो कंसिडर किया है वो देख लो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन थी। तो लिखो करंट डेंसिटी इज कंसिडर एज अ वेक्टर। यहाँ पर करंट डेंसिटी को एज अ वेक्टर, करंट डेंसिटी consider current density consider as a vector and its direction is along the current flow। पहली चीज, करंट डेंसिटी कंसिडर एज अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द करंट फ्लो। ये बात समझ में आई नहीं है, नोट कर लो इसको। सिंपल सी चीजें, बेसिक सी। ये मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है चीजें, इसलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको बताता जा रहा हूं कि भाई करंट क्या है। छोटे छोटे से फॉर्मूले याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। नोट कर लिया, चलिए। तो ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ गई कि भाई क्या बात की जा रही है, कैसे समझाया जा रहा है इसको। अब और छोटी छोटी सी बेसिक सी चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पर। हालांकि उसके बारे में हम ब्रीफली आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर शुरू होने से पहले बता दूं कुछ चीजों के बारे में। जैसे आप लोगों ने रजिस्टर पढ़ा होगा, सब लोग को पता होगा रजिस्टर क्या होता है। एट नाइन टेन में सब लोग पढ़ के आए रजिस्टर, सब लोगों को पता है रजिस्टर क्या होता है। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है।
ऐसे डिनोट किया जाता है एक रजिस्टर को। हाँ, होता क्या है रजिस्टर? रजिस्टर के बारे में हमने इतना तो पढ़ा है कि ओम्स लॉ में आपको बताया गया था कि रजिस्टर को ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि करंट फ्लो के बीच में एक बैरियर होता है जो उसको फ्लो होने में थोड़ा सा अवरोध करता है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि उसको फ्लो करने में थोड़ा सा एक ब्रेकर मान सकते हो आपकी, उसको स्लो करता है या करंट को डिक्रीज करता है, फ्लो होने में उसको दिक्कतें पैदा करता है। इसको हमने बोला रजिस्टर। इसको क्या बोला हमने? रजिस्टर। सबने पढ़ा हुआ है। तो ओम्स लॉ तो आप सब लोगों को पता ही होगा। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V by I इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या यही बोलता है ओम्स लॉ? V by I इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओम्स लॉ यही बोलता है, स्टेट दैट V by I यानी V by I का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि इक्वल्स टू R होता है। किसके इक्वल्स टू होता है? R के इक्वल्स टू। यहाँ पर V क्या है बच्चों? यहाँ पर V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और I जो है वो आपकी है करंट। I क्या है आपकी? करंट, दैट इज इक्वल्स टू R। यानी अगर हम सिंपली लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, मान लो कि ये R है, यहां पर है V1 और यहां पर है पोटेंशियल V2, और अगर हम ये बोलें कि V1 इज ग्रेटर देन V2, क्या बोले हम? V1 इज ग्रेटर देन V2, तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि V1 माइनस V2 बाई R इक्वल्स टू I। ये हमको पढ़ाया गया है, इतना तो हमको पता ही है कि V1 माइनस V2 बाई R इक्वल्स टू I। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया बात। लेकिन ये जो आपने यहाँ पर देखा, ये जो साइड में जो वायर होते हैं इसको हम कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कनेक्टिंग वायर। ये होते हैं आपके कनेक्टिंग वायर। सपोज मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, क्योंकि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है, इसको हमने बोला कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर जो होते हैं बेसिकली वो कंडक्टिंग वायर ही होते हैं। तो कई बार माइंड में एक चीज आती है कि जो कंडक्टिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस हम ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? ऑलमोस्ट जीरो। और इस कनेक्टिंग वायर में कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगी। सिंपल सी लैंग्वेज में यही बोला जाएगा ना, जैसे एक सिंगल वायर ले लिया मैंने कंडक्टिंग वायर, अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो आई को कैसे डिनोट करोगे? इसका मतलब आई फ्लो जीरो हो गई, करंट फ्लो क्या हो गई? जीरो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। समझो कैसे, इसी की बात कर लेते हैं। सपोज यहां पर मान लेते हैं जैसे अगर ये कंडक्टिंग वायर है, इसकी अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे यहां पर? हम लिखेंगे V1 माइनस V2 इक्वल्स टू IR। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या IR के इक्वल होगा अगर I करंट फ्लो कर रही है तो? ये तो समझ में आती है बात, ठीक है। इसी के अंदर एक और चीज अगर ध्यान से देखो आप, कि अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो हम मान के चलते हैं कि R टेंस टू जीरो, और अगर R टेंस टू जीरो है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि V1 माइनस V2 इक्वल्स टू जीरो, और V1 माइनस V2 इक्वल्स टू जीरो मतलब V1 इक्वल्स टू V2। यानी कि R टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि उस वायर में पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि I जीरो है। ध्यान से देखो यहां पे, अगर R जीरो है तो इसका मतलब ये वाली टर्म जीरो होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि I जीरो होगी। दैट मींस I इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आप इस चीज को ऐसे समझ लो, जैसे मान लो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो, मान लो कि 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। कितनी? 3 एम्पियर। अब R की वैल्यू है जीरो, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। करंट कितनी फ्लो करेगी? 3 एम्पियर। अगर यहां I की वैल्यू हो 2 एम्पियर, R है जीरो, तो अगेन ये भी जीरो, करंट कितनी फ्लो करेगी? 2 एम्पियर। तो करंट तो उतनी फ्लो कर रही है करंट फ्लो जीरो नहीं है। हाँ, पोटेंशियल जो है उस वायर के अक्रॉस वो सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो है। तो करंट की वैल्यू तो आती है, इसलिए ऐसा मिसकंसेप्शन कभी मत रखना कि कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो नहीं करती। हालांकि कोई भी आइडियल वायर नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस सब में होता ही है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आइडियल होता है कंडक्टर जिसमें कंडक्टिंग वायर जो होते हैं उसमें रेजिस्टेंस को हम जीरो कंसीडर करके चलते हैं। पहली चीज जीरो कंसीडर करके चलते हैं, अच्छी बात है। ये सब चीजें हमको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कई बार दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि सर जो कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर तो करंट फ्लो ही नहीं होनी चाहिए अगर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने समझाया। इसको नोट कर लो एक बार।
क्योंकि ये जो आर होता है ना, आर डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। ओनली ऑन तो नहीं कह सकते, टेम्परेचर पे भी करता है, लेकिन डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये आर जो है यहां पर डिपेंड्स करता है मटेरियल पे। अच्छा, मैं वी चेंज करूंगा तो क्या आर चेंज होगा? नहीं। आई चेंज करूंगा तो आर चेंज होगा? नहीं। आर तो कांस्टेंट है ना, आर की वैल्यू तो पहले ही कांस्टेंट है, तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? मटेरियल के लिए। यानी हर पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस पर्टिकुलर होता है, अलग अलग, तो वो तो फिक्स है। अब आपने किसी वायर को यूज किया, मान लो कॉपर वायर यूज किया, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा। आयरन वायर, एल्यूमिनियम, कोई सा भी आपने वायर यूज किया सपोज, या कोई भी दूसरी बॉडी यूज कर रहे हो, तो उस बॉडी के लिए उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। रेजिस्टेंस अलग होगा क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, आई और वी पे डिपेंड नहीं करता। यही ओम्स लॉ में आपको बताया गया था कि V by I इक्वल्स टू R, बट R इज अ कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट। लिख लिया इसको, अच्छे से समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें आपको सिखानी थी। जैसे मान लो अगर मैं यही बात करूं यहां पर, समझना है इसको। जैसे मान लो कि ये R दे दिया मैंने आपको 5 ओम, ये 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। मान लो आपसे बोला गया मान लो यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, आपसे पूछा बताओ यहाँ कितना होगा, क्या आप बता सकते हो? क्या हम बता सकते हैं? सिंपली ओम्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, यानी इस वायर के अंदर अगर आप देखोगे तो 10 माइनस एक्स क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? आई आर के। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -5 वोल्ट। तो क्या हमने यहाँ सिंपली ओम्स लॉ को फॉलो किया? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये हमको आना चाहिए। जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सर्किट सोल्व करेंगे, तो ये चीजें हमारे काम आएगी। तो ये हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनका, है ना? नोट करना है तो कर लो, वैसे कोई जरूरी नहीं है इसको नोट करना। समझ में आ गई बात? अच्छे से आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो अब ध्यान से। तो ये तो हमने चर्चा की रेजिस्टेंस की, आगे अच्छे से पढ़ेंगे नो डाउट, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं रजिस्टर क्या होता है, और इसके बारे में हम देखेंगे भी, कैलकुलेशन भी करेंगे रजिस्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको करंट की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिर जब हम आगे जाके हम सर्किट सोल्व करने वाले हैं, तो सर्किट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कैसे बिहेव करता है, और किसी ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है या किसी ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, जो भी करना है उसको कैसे करेंगे अभी एग्जांपल में मैंने बताया। अब उसी सर्किट का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता था जिसको मैंने बोला कंडक्टिंग वायर। तो मैंने आपको वो भी समझा दिया कि कंडक्टिंग वायर में क्यों करंट फ्लो होती है और क्यों जीरो नहीं होती है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब इसी सर्किट का एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो होता है बैटरी। क्या होता है? बैटरी। याद है आपको बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे आप पढ़ोगे क्या, ऐसे तो सर्किट पढ़ने वाले हो आप, इसमें ऐसे इस तरह से, इस तरह के सर्किट पढ़ने वाले हो। ये रेजिस्टेंस होगा, यहाँ बैटरी होगी, V वोल्ट की बैटरी, 0 V, यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? बैटरी। ऐसे ही जनरल बता रहा हूं, कोई टॉपिक वॉपिक नहीं है, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम आगे ध्यान दें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछने जा रहा हूं मैं, बैटरी क्या करती है? बैटरी का वर्क क्या होता है? क्या बैटरी पोटेंशियल ड्रॉप देती है? क्या बैटरी चार्ज फ्लो कराती है? या बैटरी एनर्जी देती है? ये हम थोड़ा सा पढ़ के आ भी चुके हैं पहले। आपको पता हो तो हमने जब पोटेंशियल के बारे में बात की थी तो वहां पर हमने पढ़ा था, कैपेसिटेंस में जब हमने बात की थी तो वहां पर भी हमने एक चीज पढ़ी थी, ध्यान दिया हो आपने, तो कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट किया था तो बैटरी ने चार्ज दिया था कैपेसिटर को, या फिर बैटरी का काम कुछ और था? याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा? बैटरी जो है वो चार्ज फ्लो नहीं करती है, बैटरी चार्ज को एनर्जी देती है। क्या करती है? एनर्जी। याद हो तो आपने, मैंने समझाया था कैपेसिटर में जब एक प्लेट से चार्ज को तोड़ती है फिर उसको लेकर आती है और दूसरे चार्ज पे डाल देती है, तो यहां पर वो चार्ज फ्लो नहीं कराती है, सॉरी चार्ज नहीं देता है, बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देती। बैटरी क्या करती है? चार्ज को एनर्जी देती है, इस वजह से वो वहां से दूसरी जगह आ जाता है। इसी तरह सर्किट में क्या होता है ना, जैसे यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर जा रहा है, तो बैटरी यहां से चार्ज आएगा यहाँ पर, ये बैटरी इसको एनर्जी देगी, ये एनर्जी से चार्ज वापस यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से फिर धीरे 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 पूरी एनर्जी खत्म होकर यहाँ आ जाएगा चार्ज, जैसे यहाँ आएगा फिर एनर्जी मिलेगी फिर चल देगा। तो बैटरी जो है इट गिव्स एनर्जी, बैटरी गिव्स एनर्जी।
छोटी सी बात थी, हमको पता होना चाहिए बैटरी गिव्स एनर्जी, या फिर बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज। ठीक, अच्छा भाई सिंपल चीज और बता रहा हूं, बैटरी का नोटेशन कैसे होता है, ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए हमको, क्योंकि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चंस में आपको बैटरी लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको नोटेशन मिलेंगे वहां पे। तो बैटरी नोटेशन किस तरह से होता है, इस तरह से। अब इसका मतलब ऐसे ऐसे बैटरी नहीं होती, ये बैटरी ये नहीं होती है। बैटरी का मतलब हो गया, जैसे आपने लेक्लान सेल्स के बारे में सुना होगा, डेनियल सेल के बारे में सुना होगा, वो सेल जो होते हैं ना उन्हीं को हम बैटरी बोलते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं होते, इस शेप के नहीं होते हैं। ये नोटेशन है इसका कि भाई इस तरह से इसको नोटेट किया जाता है, इस तरह से बताया जाता है। इस बड़े वाले प्लेट का मतलब हो गया ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव प्लेट है, और इसका मतलब है ये नेगेटिव प्लेट है। ये इस तरह से इस सिंबल को हम बैटरी के रूप में मानेंगे। जब भी सर्किट में आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा तो आप क्या कंसीडर करोगे, एज अ बैटरी। इसको हम हायर पोटेंशियल भी बोलते हैं और इसको हम लोअर पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपली बात समझ में आई, बहुत इजी सिंपल सी चीज थी बैटरी। अब एक दो चीजें और मैं आपको बैटरी के बारे में बता दूं, शायद आपको पता होगी, नहीं भी होगी तो वापस से देख लेते हैं। जैसे सपोज मानना कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है और यहां पर 2 वोल्ट है, तो क्या आप बता सकते हो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, क्या बता सकते हो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा? हम पढ़कर आए हैं 2 वोल्ट माइनस से प्लस, तो कितने का ड्रॉप आएगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 10 वोल्ट से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। सिंपल, क्योंकि हम लोग ये पढ़कर आए हैं कि पोटेंशियल को जब हम डिफाइन करते हैं तो किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम जीरो मान सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को कभी भी हम जीरो कंसीडर नहीं कर सकते। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, आप कुछ भी मानो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहने वाला है। जैसे यही पर्टिकुलर इसकी बात कर लो, अगर मैं यहाँ पर 0 वोल्ट मान लेता तो यहाँ पर कितना आ जाता, 10 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना आता, 10 वोल्ट का। अभी कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट का। अगर मैं यहाँ 4 मान लेता तो यहाँ पर आ जाता 14, फिर डिफरेंस आता 10 वोल्ट का, है ना। ये हमको पता है अच्छे से। जैसे सपोज एक और एग्जांपल लूं मैं सिंपल सा आपके सामने, जैसे मान लो कि ये लो, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट है, बताओ यहाँ कितना होगा। तो आप झट से देखोगे 3 वोल्ट, इधर आएंगे तो 5 का ड्रॉप आ जाएगा, 5 का ड्रॉप आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 वोल्ट। देखो अगेन देखो आप, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 5 वोल्ट। इस तरह से हम लिखते हैं इसको। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको पता होना चाहिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जब सर्किट सोल्व करेंगे हम, तो ऐसे हमको पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। पहली चीज, पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं किसी भी रेफरेंस पॉइंट का जीरो, या कुछ भी करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपसे 0 कंसीडर करो, 10 करो, 20 करो, 50 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसी में, नोट कर लो इसको। चलिए, अब ये तो थी बैटरी की बात। अब इस बैटरी को जब किसी कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करते हैं या फिर किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, यानी कि इफ बैटरी इज कनेक्टेड टू कंडक्टर, तो क्या होगा, इफ बैटरी कनेक्टेड टू कंडक्टर, अगर बैटरी को कंडक्टर से कनेक्ट किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटरी को कंडक्टर से हमने कनेक्ट किया, बैटरी को जब कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने ऐसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, या जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, जो भी यहां पर चार्ज है ये, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, V/L, अगर इसकी लेंथ L है तो। ये चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। यानी कि जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक सर्किट बन जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा। अब
ये आपको मैंने पहले भी समझाया कि होता क्या है एक्चुअली में। क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो रैंडम मोशन करते रहते हैं कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे। अब बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करती है किसको, चार्ज को। जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। ये जो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस होता है इस टेंड्स टू जीरो। कितना होता है, जीरो होता है ना। ये मैंने आपको समझा दिया था पहले कि जीरो क्यों होता है और आई फ्लो होती है, सारी चीजें मैंने समझा दी। ये वी है तो ये वी हो जाएगा, ये भी वी हो जाएगा, ये जीरो तो ये जीरो। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे मान लो ये बैटरी है, क्या है ये बैटरी है सपोज, ठीक, बैटरी है, ये पॉजिटिव वाली प्लेट है और ये नेगेटिव वाली प्लेट है। अब होगा क्या, बैटरी क्या करती है, इधर से चार्ज लेती है इलेक्ट्रॉन, इधर से चार्ज लेके आई, वो चार्ज यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब ये क्या करती है, बैटरी के अंदर क्या होता है ना, देखो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। हम लोग बैटरी के अंदर जो हो रहा है वो केमिस्ट्री का पार्ट है। पहली चीज किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का। यानी जैसे मान लो वो डिपेंड करता है अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से बैटरी के अंदर फोर्स डेवलप होता है, या जो भी होता है वो एक एनर्जी को डेवलप करती है, वो सब केमिस्ट्री का पार्ट है। आपने एक चीज सुनी होगी रिवर्सिबल, वो भी सुने होंगे आपने, सेल होती है ना, एक कोई सेल आते हैं जिनको वापस से हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे डिस्चार्ज हो गया वापस से चार्ज, रिवर्सिबल जिसको सेल भी बोलते हैं हम, है ना, रिवर्सिबल चार्ज। वो क्या होता है, वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब अगर उसके अंदर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो रिचार्ज, वापस से रिचार्ज कर सकते हो आप उन सेल्स को, और नहीं हो रही है तो आप नहीं कर पाओगे। तो वो केमिस्ट्री का पार्ट है सर। होता क्या है एक्चुअली में, जैसे मान लो कि यहां से चार्ज आया इधर इस प्लेट, तो यहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से या फिर बैटरी का जो इंटरनल फोर्स होता है वो एक फोर्स लगाता है इधर एफपी। वो एफपी फोर्स क्या करता है, इस चार्ज को उठा के यहां छोड़ता है। यहां जैसे ही आता है इसको एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही एनर्जी, देखो होता क्या है, यहां से चार्ज आया यहाँ पे, वहां देखो उस पर फोर्स लगा के उसने यहां तक पहुंचाया। यहां आते इसके पास एनर्जी आ गई, एनर्जी आते ही ये वापस चला यहाँ पर, मस्ती से यहाँ आया, फिर यहाँ आते 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 फिर ठुस हो गया, फिर यहाँ से फिर धीरे 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 यहाँ आएगा। जैसे यहाँ आएगा फिर बैटरी एनर्जी देगी, फिर चालू हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ आते 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 फिर यहाँ पर वापस, फिर बैटरी एनर्जी देगी। तो इस तरह से बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी दे रही है किसको, चार्ज को। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं हम कि बैटरी जो है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी, क्यों, किसको, चार्ज को। और चार्ज जो होता है यहाँ पे वो एक तरह का एनर्जी कैरियर्स बोल सकते हैं हमको। क्या होता है, एनर्जी कैरियर्स हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं और यहाँ लेकर आते हैं। सिंपल एग्जांपल को आप ऐसे समझ लो, जैसे सपोज एक गोदाम है, क्या है, गोदाम, गोदाम तो है आपकी बैटरी, वो किसका गोदाम है, एनर्जी का गोदाम। अब चार्ज आते हैं, चार्ज मतलब आप मान लो ट्रक आ रहे हैं, अब वो ट्रक आते हैं गोदाम में, गोदाम से एनर्जी उनमें भरते हैं, वो ट्रक यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वो खाली हो जाते हैं, यानी कि वो एनर्जी यहाँ खाली कर देते हैं, वापस से आते हैं, यही काम करते रहते हैं। इस तरह से आप मान सकते हो। तो चार्ज जो है वो एक तरह के क्या है, एनर्जी कैरियर्स होते हैं। एनर्जी क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं। तो इस वाली काम में बैटरी का काम बस इतना होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज को, चार्ज एनर्जी लेके जाता है और ऐसे फ्लो होता रहता है। ये बेसिक इसका वर्क है बैटरी का। तो यहां पर लिख लो, बैटरी प्रोवाइड्स ओनली एनर्जी टू द चार्ज एंड चार्ज कैरियर, या फिर चार्ज कैरी, बैटरी प्रोवाइड्स, लिखो इसमें, बैटरी प्रोवाइड्स ओनली एनर्जी टू द चार्ज एंड चार्ज कैरीड दिस एनर्जी टू द कंडक्टर, चार्ज कैरी दिस एनर्जी टू द कंडक्टर। So basically charge works as a energy carrier, charge works as a energy carrier, ठीक है ना। So battery is a source of energy. So basically battery is a source of energy. बैटरी जो है वो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। ये बात समझ में आई यहाँ तक, ऑल क्लियर। हाँ, तो यही इंपॉर्टेंट बात थी बैटरी के बारे में समझाने की कि बैटरी को कैसे डिनोट किया जाता है, बैटरी का वर्क क्या होता है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है या चार्ज प्रोवाइड करती है। ये पिक्चर आपकी पूरी क्लियर हो चुकी होगी अब तक कि बैटरी जो है वो चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, वो केवल एनर्जी प्रोवाइड करती है, किसको, चार्ज को, ताकि वो सर्किट में घूम सके, ठीक। तो ये बेसिक चर्चा थी हमारी बैटरी के बारे में।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरी बेस ज़्यादा लगा होगा, लेकिन आपको पसंद आया होगा, समझ में आई होगी चीज़ें। हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस से कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से समझेंगे आगे और क्या क्या चीज़ें होती है। अभी हमने किसकी बात की, बैटरी की। अब हम बात करेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो हमको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या घूम रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।